हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल के बारे में। सेल के बारे में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या समझा हमने अभी तक। न्यूक्लियस जो यहाँ पे सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, सेल का ब्रेन भी यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या बात की है यहाँ पे, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पर जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म हम कहते हैं, और इसी के साथ हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे। ठीक है, अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पे, वो क्या होगा, मोस्टली डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। जो डीएनए है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में पाया जाता है जब सेल डिवीजन यहाँ पर होते हैं। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो तभी विजिबल होते हैं जब यहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है। तो हर एक जो स्पीशीज है यहाँ पर, उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमेशा पेयर में रहते हैं, इसीलिए हम 46 क्रोमोसोम को 23 पेयर भी कहते हैं यहाँ पर। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हमने बात कर ली है, साथ ही साथ आपने साइटोप्लाज्म के बारे में भी बात कर ली है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। हम बात करेंगे आज, आपको होमवर्क में भी दिया गया था कि आप प्रोकैरियोट सेल को एक बार पढ़ करके आएंगे। एक बार प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस को जस्ट पढ़ लेते हैं। सिर्फ पढ़ना है आपको। जब आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तब ये जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इतनी बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है सबसे प्रिमिटिव सेल। अगर यहाँ पर एक सीक्वेंस देखें, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल, अगर एक सीक्वेंस हम देखें, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आपके पास एक चैप्टर आएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, एक समरी अगर हम वहां से ले, तो हमारे पास हमने क्या बोला कि अर्थ पे, जब अर्थ इनिशियल स्टेज पे थी तो आग का जलता हुआ गोला थी। फिर क्या हुई, धीरे धीरे बारिश हुई और मिलियंस ईयर तक बारिश होती रही वहां पर। तो क्या हुआ, कुछ प्रिमिटिव गैसें थी, कुछ प्रिमिटिव गैसेस से यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा क्योंकि यहाँ पे अब पानी भी एक्यूमुलेट हो गया है। अब आपने कहा यहाँ पे क्या है, यूवी रेडिएशन है, प्लस यहाँ पे क्या है, लाइटनिंग हो रही है, और इससे फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल बने। ये माइक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज बना है। ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड बना है। ठीक है, इस माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या हुए, मैक्रो मॉलिक्यूल बने हैं। जैसे कि आपने कहा कार्बोहाइड्रेट हो गए हैं, जैसे कि आपने कहा प्रोटीन हो गया है, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस प्रकार के आपके पास क्या बने हैं, यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल बने हैं। इन मैक्रो मॉलिक्यूल से यहाँ पे फर्स्ट सेल बनी है, फर्स्ट जो सेल है। ठीक है, फर्स्ट सेल है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल कैसे बनी है यहाँ पर, या फिर आपने कहा कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल कैसे बने हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बने हैं, फिर इनसे पहली सेल कैसे बनी है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास चैप्टर आएगा, जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे। तो इतनी बातें, एक जस्ट आप एक आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि सिर्फ हम डायरेक्ट अगर फर्स्ट सेल लिखते तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं, डाउट रहते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्रिमिटिव गैसेस जब थी, उन्होंने रिएक्ट किया यहाँ पे वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। अब यहाँ पर क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या थे, यूवी रेडिएशन यहाँ पे है। ठीक है, आपने कहा लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग होती है वॉल्केनोज से वहाँ पे। तो बेसिकली लाइटनिंग और वॉल्केनोज आप देखेंगे कि ये क्या थे, एनर्जी के सोर्स थे। और तब जाके यहाँ पर क्या बने हैं, यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल यहाँ पर बने हैं। तो जो पहली सेल है, जो फर्स्ट सेल है हमारे पास बनी, फर्स्ट सेल, वो सेल कैसी थी, यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी थी। क्यों परपोषी थी, स्वपोषी क्यों नहीं थी पहली सेल, इसके बारे में भी आगे जाकर बात करेंगे। थोड़ा सा अगर हम देखें, अभी हमने कहा कि पहले माइक्रो मॉलिक्यूल बने जिसमें ग्लूकोज बन चुका था,
फिर मैक्रोमोलिक्यूल बने, तब जाके पहली सेल बनी, क्योंकि इस सेल के पास वहां पर सफिशिएंट ग्लूकोज है, तो इससे क्या है, अब आपने कहा ये हेटेरोट्रॉफ होगी, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ हुई तो धीरे धीरे इनका नंबर बड़ा होगा, फिर क्या हुआ, आपने कहा ग्लूकोज खत्म हो गया है, तो हेटेरोट्रॉफ से आपने कहा कि ये कैसे बने हैं, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ बने हैं, ऑटोट्रॉफ बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस चल रहा है, फिर ऑटोट्रॉफ से कैसे ऑटोट्रॉफ बनते हैं, आपने कहा कीमोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल के प्रेजेंस में फूड बना रहे हैं, तो आपने कहा कीमो ऑटोट्रॉफ है, क्या है ये, कीमो ऑटोट्रॉफ है। कीमो ऑटोट्रॉफ से फोटो ऑटोट्रॉफ यहाँ पर बने, जो कि क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपने कहा कि ये सेल जो हेटेरोट्रॉफ थी, जो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ थी, ये कैसी थी, यहाँ पे प्रोकैरियोट थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। क्योंकि कैसी है, ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है सरल, आप कह सकते हैं, या पुरानी आप कह सकते हैं। पुरानी से मतलब है कि सबसे सरल होगी, क्योंकि सबसे पहले बनी है। अब होता है क्या है, सीक्वेंस जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, यहाँ पे उसका सीक्वेंस क्या होता है, सरल से कठिन की ओर। वैसे ही जब जीवन का निर्माण हुआ, जब यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ, तब आपने कहा कि ये जो ओरिजिन भी सेम वैसा ही चला है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, उससे क्या हुए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम जीवों की ही बात करें, तो हमने ये बात की थी जब हमने कहा था कि अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे किंगडम होते हैं। उसमें किंगडम प्लांटी में हमने कहा था, तो प्लांट के ही ग्रुप में इतनी वैरायटी है, या फिर एनिमल के ही ग्रुप में इतनी वैरायटी है, जितनी भी जीव जंतु है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, वो जीव जंतु हों, वो मनुष्य हो, वो सभी क्या होते हैं, एक किंगडम में होते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया कहा जाता है, ये सभी एनिमल में होते हैं। हमने कहा एनिमल ऐसे भी थे जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जा रही है, जो क्या है, यूनिसेलुलर है यहाँ पर, ठीक है। और जंतु या एनिमल ऐसे भी है कि जो बहुत वेल डेवलप्ड है, एग्जाम्पल है ह्यूमन, ठीक है। वैरायटी है यहाँ पर। तो हमने कहा क्या है, सरल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहा है, कि पहले सेलुलर लेवल था, फिर धीरे धीरे सेल से क्या बने हैं, टिश्यू बने हैं, आगे जाकर के आप जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा कि ये जो पहली जो सेल यहाँ पर थी, वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, पहली सेल का मतलब है कि जो इनिशियल लेवल पे जो सेल्स बनी थी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि धीरे धीरे सभी सेल डेवलप्ड हो गई होंगी, और अब वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गई होंगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम जो सेल्स हैं अब वो यूकैरियोट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल आपके पास आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम देखें, एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल में कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। सेल में क्या होती है, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के कुछ पार्ट होते हैं। अभी तक तो आपने कहा सेल मेम्ब्रेन है, आपने कहा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, बीच में न्यूक्लियस है। तो क्या इतना ही होता है सेल में, हमने कहा नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये सारी ऑर्गेनेली हैं, इनका कुछ ना कुछ फंक्शन यहाँ पे सेल में होता है। हमने कहा ये जो सेल होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, या उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि उनमें कवरिंग है। इन कोशिकाओं में कवरिंग नहीं होती है। हमने कहा कि जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि इस सेल में आपने क्या बनाया है, ये न्यूक्लियस बनाया है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस को हम देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले डिफरेंस को पढ़ ले एक बार। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, आपने कहा देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, इनमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में द न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द सेल, के जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमने कहा अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। ध्यान रखिए, जो प्रोकैरियोट में एक ही क्रोमोसोम होगा, जबकि आपने कहा देयर आर मल्टीपल क्रोमोसोम, यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। हमने कहा हम अपना ही एग्जाम्पल लें अगर, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल क्या होंगी, जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या होगी, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होगी। और क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है। तो कितना डिफरेंस है कि यहाँ सिर्फ एक क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें मोस्टली क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब हमने कहा था
अलैंगिक जनन किसका लक्षण है? जो सरल जीव होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। आपने कहा दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ए यहीं पर आएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, लैंगिक जनन यहाँ पर होगा जो वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा दे आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मोस्टली एक कोशिकीय के जीव होते हैं। दे आर जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर क्या होते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर का मतलब आप समझते हैं, मल्टी का मतलब बहुत सारे, ठीक है, मल्टी का मतलब बहुत सारे कोशिकाएं जिनमें उपस्थित होती हैं। देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, इनमें जो यहाँ पर कोशिकांग होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब समझ रहे हैं, कवरिंग नहीं होती है यहाँ पर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, बाउंड का मतलब होता है कि झिल्ली से कवर नहीं होते हैं इनके सेल ऑर्गेनेलिस, जबकि यूकैरियोट में देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपने का बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो मोस्टली प्रोकैरियोट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, बैक्टीरिया हैं। अगर यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने कहा जो फंजाई है, जो फंगस है, ठीक है, तो वो क्या होती है, यूकैरियोट है। फंगस का एग्जाम्पल क्या देखे थे, मशरूम हो सकता है, फफूंद जो अब देखते हैं, ब्रेड मोल्ड जो होता है, आपने का ईस्ट जो होता है, प्लांट्स होते हैं यहाँ पर जो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, और एनिमल होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये सारे क्या होता है, इनमें सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ध्यान रखिए, जितने भी एनिमल आपको मिलेंगे, जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे, जितनी भी फंजाई आपको मिलेंगे, उनमें के वो क्या है, यूकैरियोट्स यहाँ पर है। एक बार इस डिफरेंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल को बनाएंगे यहाँ पे कि क्या क्या पार्ट्स वहाँ पर पाए जाते हैं और क्या क्या चीजें वहाँ पर सम्मिलित होती है या क्या क्या चीजें उनमें पाई जाती है, एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए, अब आपने डिफरेंस देख लिया होगा। अब यहाँ पर इमेजेस देखेंगे, ठीक है। एक तो आपको सबसे पहले ये नाम सही करने हैं, ये प्रोकैरियोट्स होंगे, ये जो है वो है, ये है प्रोकैरियोट्स। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कैप्सूल आता है, सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, आपके पास यहाँ पर आता है, फ्लैजुला है, पिलाई है। ये सारे डायग्राम आप लोग एक बार देख लेंगे। हम यही डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहली लेयर जो यहाँ पर आती है, सबसे पहली लेयर ये है, ठीक है। इसके बाहर एक और लेयर आती है, ये आप साथ साथ में बनाएंगे क्योंकि डायग्राम आपकी बुक में दिए गए होंगे, लेकिन जब तक आप खुद ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए यहाँ पर आपको सिर्फ इमेजेस नहीं दिखाई जा रही हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे
ड्रॉ करके दिखाया जा रहा है कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आपको चीज़ें समझ आए। तो सबसे पहली लेयर तो ये है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और लेयर आती है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड लेयर है। और फिर थर्ड लेयर आती है। यहाँ पर ठीक है, आपको डिफरेंट कलर में इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कितने लेयर्स हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर आराम से नोट करने का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले समझिए इन तीनों लेयर्स के नाम क्या हैं और क्या हैं ये लेयर्स। जब आपने एनिमल सेल पढ़ी थी तब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी और हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में पाई जाएगी। तो सबसे पहले तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखते हैं। ये जो आपकी येलो कलर में जो लेयर है आपकी मिल रही है, येलो कलर में जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दूसरी जो लेयर आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ये है सेल वॉल, ठीक है। इस सेल वॉल का नाम क्या है, पेप्टिडो या ये ग्लाइकॉन। यानी कि ये सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी हुई है। तीसरी जो यहाँ पर आपके पास लेयर आती है, जो आफ्टर मोस्ट लेयर है, ये है यहाँ पे ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है। अब ये तीनों मिला करके क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप बनाते हैं। एनवेलप का मतलब समझते हैं, लिफाफा। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की तीन कवरिंग यहाँ पर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहले सेल मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। दूसरी ये सेल वॉल है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है। और तीसरी है ग्लाइकोकैलेक्स यहाँ पर, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलेक्स दो टाइप की हो सकती है। ग्लाइकोकैलेक्स यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, एक है कैप्सूल, एक है स्लाइम लेयर। क्या फर्क है दोनों में, कैप्सूल जो होती है वो हार्ड होगी, कठोर। कैप्सूल जो होती है वो कठोर होती है, स्लाइम लेयर जो होती है वो स्लाइम होती है, जैसे चिपचिपी सी। तो ग्लाइकोकैलेक्स अलग अलग हो सकती है। अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों लेयर एक में ही होंगे। या तो कैप्सूल होगी तो कैप्सूल जो है वो हार्ड लेयर होगी। अगर स्लाइम लेयर है तो स्लाइम लेयर का मतलब होता है चिपचिपी लेयर। स्लाइम लेयर का मतलब क्या है, चिपचिपी लेयर है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये लेयर्स नोट करनी है। स्लाइम लेयर, ठीक है। सबसे पहले तो इन जो कवरिंग्स हैं, इन कवरिंग्स को आपको नोट करने हैं कि जो सेल एनवेलप है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सेल एनवेलप कितने लेयर से बना होता है, उनके नाम लिखिए यहाँ पे। या फिर आपसे पूछा जाता है, अच्छा ध्यान दीजिए, हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि प्लांट है, फंगस है, और आपने कहा था यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल जो होती है, और हमने कहा था जो प्रोटोजोन्स होते हैं, इन सभी में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल के अलावा जितनी भी सेल आप पढ़ेंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, चाहे आप यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, आप फंगल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सभी में सेल वॉल मिलेगी। इतनी बात तो आप समझते हैं, सभी में सेल वॉल मिलेगी। सबकी सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। जैसे कि आप प्लांट्स में पढ़ेंगे तो प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर के बनी है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बना होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आपके पास जैसे आप एग्जाम्स देंगे हाई क्लासेस में,
तो हायर क्लासेस में आपसे और डेप्थ में पूछा जाता है, जैसे नीट के जो एग्जाम होते हैं, नीट के जो पेपर होते हैं, उनमें ये भी पूछा जाता है कि पेप्टिडोग्लाइकॉन किस चीज़ से मिलकर के बना है, ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ से मिलकर के बना है। इतने डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, अभी के लिए सिर्फ आप नाम याद रखिए कि जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है, जो उसके बाहर की कवरिंग है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है, 2 लेयर इसमें होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अब हमने कहा सेल के अंदर, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रोकैरियोट सेल है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस का मतलब समझिए, न्यूक्लियस को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। न्यूक्लियस का एक्चुअली मतलब क्या था, ये है जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को दो जो लेयर है वो यहाँ पे सराउंड करती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम हमने दिया था। अब हमने कहा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो क्या हम इसे न्यूक्लियस कहेंगे? नहीं, इसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। न्यूक्लियस एक्चुअली में कब बनता है, जब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। हमने पहले ही लाइन में यही पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, इसीलिए जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब कवरिंग से ही तो हमने कहा था कि कवरिंग्स होंगी। हमने कहा न्यूक्लियस भी, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी कि उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने का मतलब है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। लेकिन ध्यान रखिए, न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि न्यूक्लियस तो एब्सेंट है लेकिन क्रोमोसोम तो होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि इनमें क्या पाया जाता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका क्रोमोसोम है। तो क्या नाम देंगे इसे, ये मैं हटा दूं सेल एनवेलप को, ये आपने नोट किया होगा, ये सेल एनवेलप में रिमूव कर रही हूँ। ये है सर्कुलर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम है। वो स्थान जहाँ पर सर्कुलर एक सिंगल क्रोमोसोम रहता है, और वो भी कैसा है, क्या है, सर्कल में है, लेकिन कैसा है, डबल स्ट्रैंड में है यहाँ पे। तो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ पर होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, सिंगल स्ट्रैंड में नहीं बनाएंगे आप लोग। ठीक है, क्या है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। मैं डबल स्ट्रैंड को डीएस लिख दूं, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ पर होगा। ठीक है, हमने कहा वो रीजन जहाँ पर ये क्रोमोसोम पाया जा रहा है, हमने कहा ये स्थान जहाँ पर ये क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इस स्थान को क्या कहते हैं, इस रीजन को क्या कहते हैं? ये जो पूरा स्थान है, इस स्थान को क्या कहते हैं, इस स्थान को भी कुछ कहा जाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि इस क्रोमोसोम के अलावा भी यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर डबल स्ट्रैंड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। क्या है ये, इसका नाम प्लाज्मिड है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है, और अगर मैं प्लाज्मिड को लिखूं कि प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल समझते हैं, जो आपने कहा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, डबल स्ट्रैंड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, अपने जो ये रेप्लिकेट करता रहता है। यहाँ पर जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड
में और इस क्रोमोसोम में क्या है डिफरेंस है, ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम है और ये जो प्लाज्मिड है, इनमें क्या है डिफरेंस है। अगर यहाँ पर आपने कहा प्लाज्मिड को हम सेल से निकाल भी देते हैं तो सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल सेल को पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं। अगर हम प्लाज्मिड रिमूव कर भी देते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम है इसे रिमूव करते हैं तो सेल पे असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ही कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल है हर टाइप की एक्टिविटी, हर टाइप के कैरेक्टर्स के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लाज्मिड को रिमूव करते हैं तो इस पे कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, प्लाज्मिड आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपने कहा अब जो डीएनए है, डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण शुरू हो जाता है। आरएनए को डिफरेंट कलर में दिखा देते हैं। डीएनए से आरएनए होगा, बनता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक बार आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, यहीं पे लिख दूं आरएनए। आरएनए, अब इस आरएनए पे कुछ ऑर्गेनेलीज यहाँ पे लगना शुरू हो जाती हैं। ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है, कोशिका के अंगक। कोशिका के अंदर कुछ क्या रहे होते हैं, कोशिका के पार्ट कहिए, कोशिका के अंग कहिए। ठीक है, तो कोशिका अंगक उन्हें कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, सेल फंक्शनिंग में, सेल जो भी फंक्शन करती है ये सारे अंगक उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेलीज लगना शुरू हो जाती हैं। इन ऑर्गेनेलीज को डिफरेंट कलर में दिखाते हैं इस प्रकार से। कंफ्यूज नहीं करना है, सारे पार्ट्स, सारे ऑर्गेनेल्स एक एक करके आप लोग, या जितने भी पार्ट्स हम देख रहे हैं वो एक एक करके आप लोग नोट करेंगे इन्हें। ठीक है, इनका नाम क्या है, यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम, राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है। आपने कहा जब आरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं, यानी कि आरएनए पर जब मल्टीपल राइबोसोम्स लग जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है और उसका नाम है यहाँ पे पॉलीसोम। क्या होता है पॉलीसोम, पॉलीसोम का मतलब होता है आरएनए प्लस मल्टीपल राइबोसोम। ठीक है, आरएनए पर जो बहुत सारे राइबोसोम लगते हैं, इन राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन को बनाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो अभी तक डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, कुछ और हमारे पास पार्ट्स आएंगे जिनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए क्या क्या लेवलिंग जो हमने कर रखी है अभी तक, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एक करके हम चीजों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इतना डायग्राम अगर आपने अपनी कॉपी में बना लिया है तो आप यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के जो पार्ट्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।